नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान गणेश को कुछ ऐसे याद किया कि देखते देखते उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोदी देश की जनता से विदेशी सामान नहीं खरीदने की अपील कर रहे थे, आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे थे और यही बताने समझाने के लिए उन्होंने गणेश जी का उदाहरण दिया, वो भी छोटी आंख वाले गणेश जी का। पहले आप पीएम मोदी का वो वायरल बयान सुनिए और फिर आपको इसके मतलब, इसके मायने भी समझाएंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है, आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस पूरे भाषण के टारगेट पर एक ही देश है और वो देश है चीन। और पीएम मोदी के इस भाषण का सबसे क्लियर मैसेज ये है कि हिंदुस्तान को किसी भी सूरत में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आत्मनिर्भरता का रोड मैप क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज उसकी भी झलक हमें मिल गई। हमें चीन के चंगुल से निकलना होगा और हमने नवभारत पर ही आपको ऐसी सैकड़ों खबरें दिखाई है कि कैसे हमारे त्योहारों पर चीन का एक तरीके से कब्जा हो चुका है। न सिर्फ त्योहार बल्कि हमारी रोजाना की जिंदगी में चीन एक तरीके से बड़ी घुसपैठ जमा चुका है। दिवाली पर गणेश जी, चीन की फैक्ट्री में बने गणेश जी हम अपने घर लाते हैं। होली की पिचकारी हो या दिवाली का झालर, चाइनीज प्रोडक्ट्स का राज है। चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे डेली लाइफ में, या यूं कहें कि डेली लाइफ से लेकर त्योहारों तक ऐसे घुस चुके हैं कि उससे निकलना एक तरीके से मुश्किल दिखता है। लेकिन अब इससे मुक्ति पाने का समय आ गया है और इसी ओर प्रधानमंत्री मोदी इशारा कर रहे हैं। इसलिए मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी है। और जब हम हर सेक्टर में, जिंदगी के हर जरूरत में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, जब 140 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर आत्मनिर्भरता वाला, स्वदेशी वाला ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, तब जाकर हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, हम सबल हो पाएंगे, हम विकसित हो पाएंगे और चीन को मात दे सकेंगे। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कल तक लोकल टू ग्लोबल का नारा देते थे, जो कहते थे कि भाई वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, आज वो अचानक से स्वदेशी का मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? आज क्यों हिंदुस्तान को गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी को क्यों स्वदेशी आंदोलन की को एक तरीके से नई धार देनी पड़ रही है? आज क्यों ग्लोबलाइजेशन गुलामी के प्रतीक के तौर पर बताया जा रहा है और क्यों आत्मनिर्भरता को ही असली तरक्की की मजबूत बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है? आज जरा इसको समझने की कोशिश करिए और मैं आपको पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं बल्कि हर घर में और हर इंसान के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी लड़ाई का हिस्सा होगा। और वो हिस्सा क्या, और वो लड़ाई क्या होगी? वो लड़ाई होगी कि विदेशी सामानों से मुक्ति और स्वदेशी को अपनाने की
कि एक तरीके से उसके लिए पहल, और ये क्यों जरूरी है जरा बिंदुवार तरीके से एक एक करके आपको समझाते हैं। तो अगर आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में या यूं कहे कि पिछले कुछ सालों में दुनिया की राजनीति बहुत हद तक बदली है। और कैसे बदली है कि आपने देखा कि आज की तारीख में अमेरिका में ट्रंप का शासन है, और जब से ट्रंप आए हैं वो दुनिया भर के तमाम देशों के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ ठोकते जा रहे हैं। 100%, 200%, 250% कुछ भी हो रहा है। न सिर्फ चीन बल्कि हिंदुस्तान जैसे देशों पे वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जितना तुम लगाओगे हम उतना है टैरिफ हम लगाएंगे। और आप इस बात को समझिए कि अमेरिका अगर ग्लोबलाइजेशन का अगर देखा जाए तो अमेरिका ग्लोबलाइजेशन का लीडर है। अगर दुनिया में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई तो वो अमेरिकी पहल का नतीजा था। और आज जो ग्लोबलाइजेशन का लीडर है अमेरिका, अब वो लोकलाइजेशन पर जोर दे रहा है। ट्रंप कह रहे हैं, एप्पल जैसी कंपनियों से कह रहे हैं कि आप भारत में आईफोन नहीं बनाओगे, भारत में प्रोडक्शन नहीं करोगे। आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो अमेरिका में करो, और नहीं तो हम आप पर भी टैरिफ लगाएंगे। अगर आईफोन अगर आप इंडिया में बनाओगे, चाइना में बनाओगे और उसको अमेरिका लाकर बेचोगे तो उस पर आपको टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा देश जो कि एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की इस मुहिम का अगुआ था, लीडर था, अब वो अपने यहां लोकलाइजेशन पे जोर दे रहा है। वो कह रहा है कि अब जो भी अमेरिकी कंपनियां हैं वो प्लान ए बनाए कि जो चीन में उनकी फैक्ट्रियां हैं कैसे उसको शिफ्ट करके अमेरिका लाया जा सकता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है उसमें रिवर्स गियर लग चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वो समय आ गया है जब भारत को इसे समझते हुए फौरन इस पर एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का जब ग्लोबलाइजेशन का लीडर अमेरिका अपने यहां लोकलाइजेशन पर जोर दे रहा है तो हम इससे पीछे नहीं रह सकते। और इसीलिए आज उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को स्वदेशी अपनाने की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? अमेरिका जो आज कर रहा है, ट्रंप जो कर रहे हैं, एक तरीके से एक नतीजा है, परिणाम है उस घटना की या उस सिलसिले की जिसकी शुरुआत कोरोना के दौर में हुई। और कोरोना के दौर में जो दुनिया में एक सबसे बड़ा बदलाव आया उसको समझिए। पहले कोरोना के दौर में दुनिया ने देखा कि किसी एक देश पर सप्लाई के लिए, माल के लिए निर्भरता कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जब कोरोना की वजह से चीन से निर्यात एक तरीके से ठप हो गया, दुनिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में समझिए कि ताला लगने की नौबत आ गई थी। क्योंकि दुनिया भर के तमाम जो बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कच्चे माल से लेकर और अपने कंपोनेंट्स के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए वो चीन पर निर्भर थे। और चीन से सप्लाई बंद हो जाने का मतलब यह था कि उनके लिए तालाबंदी की नौबत आ गई। तो दुनिया ने देख लिया कि दूसरे देशों पे एक लेवल से ज्यादा की निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है उनकी इकोनॉमी के लिए। सप्लाई चेन जैसे डिसरप्ट हो गई, पूरी सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई दुनिया में, तो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत, यूरोप समेत दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों ने एक तरीके से इसका असर उन्होंने झेला। और यही वजह है कि आज दुनिया के सारे बड़े देश, खास करके यूएस जैसे देश, अमेरिका जैसे देश अपने यहां उद्योग धंधे लगाने पर, उसको बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और जो ट्रंप का नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये नारा कैसे फलीभूत होगा? ये फलीभूत इसी तरीके से होगा कि एक बार फिर से अमेरिका को भी मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां चीन में ट्रांसफर कर दी थी। चीन दुनिया के लिए माल बना रहा था, ग्लोबल फैक्ट्री बन गया था चीन। लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि जरूरत, खास करके कोरोना जैसे दौर में 2-3 साल, और बल्कि यूं कहें कि अभी तक वो सप्लाई चेन पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई। इसलिए दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक मिला था, और यह सबक भारत को भी मिला
और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सबक को एक तरीके से आत्मसात किया कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, अगर भारत को विकसित बनना है, तो उसे अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। वो अपने तमाम जरूरतों के लिए वो चीन पर एक हद से ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। 140 करोड़ का देश, 140 करोड़ लोगों का देश, इतना विशाल देश, इतने संसाधनों से भरा हुआ देश, इतने प्रतिभाओं से भरा हुआ देश, अपनी जरूरतों के लिए चाइना, जो कि हमारा राइवल नंबर 1 नहीं, हमारा प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि कई बार हमारा दुश्मन नंबर 1 है, आप अपने दुश्मन पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और सच तो यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिए बगैर, वो उत्पादन के या उद्योग धंधों में आगे बढ़े बगैर वो विकसित नहीं हो पाए। इसलिए जरूरी है कि भारत अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे। और मोदी का जो मंत्र है, मोदी का जो मिशन है, वो मिशन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना, और ये बिना मैन्युफैक्चरिंग के संभव नहीं। और मैं जब ये कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के बिना संभव नहीं है, तो आप इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप अपने यहां उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, तो आप एक तरीके से एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं किसी बड़े प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, बनाने की, तो उसका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है उसके चारों तरफ, और एक तरीके से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें कि छोटे बड़े कई दूसरे उद्योग धंधे उसके इर्द गिर्द विकसित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर हिंदुस्तान में एक कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचती है, एक ऐसा प्लांट लगाती है जहां पर कि कोई कार का उत्पादन हो, तो उसके लिए आपको पता है कि सैकड़ों तरह की ऑटो एंसिलियरी यूनिट लगानी होती है। मतलब कार तो कोई एक कंपनी बनाएगी, ABCD जो भी उसका नाम सोच लीजिए, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट पुर्जों की सप्लाई के लिए बहुत सारी छोटे छोटे जो कंपोनेंट बनाने वाली उसके पार्ट पुर्जे बनाने वाली कंपनियां जो है उसके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती, और एक दो नहीं, सैकड़ों कंपनियां खड़ी हो जाती है। कोई उसका स्टीयरिंग बनाता है, कोई उसके सीट बनाता है, सीट कवर बनाता है, कोई एक्सल बनाता है, कोई गियर बॉक्स बनाता है, कोई इंजन बनाता है, कोई लाइट सिस्टम बनाता है, कोई साइड मिरर बनाता है। आप कभी सर्च देखिए कि एक कार बनाने में हजारों पुर्जे लगते हैं, तो उसे बनाने के लिए सैकड़ों फैक्ट्रियां भी लगती हैं, और ये सैकड़ों फैक्ट्रियां हजारों लोगों को नौकरियां देती हैं। वो कार कंपनी कितने लोगों को नौकरी देती है वो एक सवाल है, लेकिन उस कार को बनाने के लिए जो सैकड़ों हजारों पार्ट पुर्जे लग रहे हैं, उसको बनाने वाली कंपनियां कितने लोगों को रोजगार देती है, ये आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है। और कोई देश बिना मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जब तक वो उत्पादन का केंद्र नहीं बनेगा, तब तक वो विकसित देश नहीं बन सकता। और भारत जैसा देश, जहां की इतनी विशाल आबादी है, जहां पर की युवाओं की संख्या इतनी बड़ी है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ावा देंगे, तो हम सिर्फ सर्विस सेक्टर के बूते उसकी बदौलत हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को रोजगार चाहिए, और आप सिर्फ सर्विस सेक्टर के जरिए इतने रोजगार पैदा नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह समझ गए, इसीलिए उनका मंत्र है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम सबको स्वदेशी अपनाना है। अब स्वदेशी क्यों अपनाना है, अब इसको भी समझिए। तो आज के तारीख में हम एक ऐसे दौर में हैं जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जा रहा है। थोड़े दिन पहले कहा जा रहा था कि यह वैश्विक दुनिया है, ग्लोबल विलेज की बात हो रही थी कि यह पूरी दुनिया एक गांव है, यानी कि पूरी दुनिया एक दूसरे से, सारे देश ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं, इतने इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं
कि एक का काम दूसरे के बगैर नहीं चल सकता, बल्कि और एक जगह की प्रगति, एक जगह की तरक्की दूसरे जगह की तरक्की को बढ़ावा दे रही। लेकिन ये बीते दौर की बात लगने लगी कुछ ही सालों, और आज जो दौर है इसको कहा जा रहा है कि ये ग्लोबलाइज्ड नहीं, ये स्लोबलाइज्ड दुनिया है। इस स्लोबलाइजेशन का दौर है जहां सब कुछ एक तरीके से जो बाकी देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच जो रिश्ते थे, जो उनके निर्भरता थी एक दूसरे पे, वो धीरे धीरे कम होती जा रही। और हम जब ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जब तमाम देश बहुत कंजर्वेटिव और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रही है, संरक्षणवादी नीतियां अपना रही हैं, वो अपने उद्योग धंधों को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने यहां के रोजगार को, सबको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, तो आप ऐसे में आपको भी गियर शिफ्ट करना पड़ेगा और आपके पास डोमेस्टिक डिमांड को, घरेलू मांग को बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि सबसे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने यहां बनाए हुए माल, अपने यहां बनाया हुआ प्रोडक्ट पहले खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तब फिर आप दुनिया में बेच पाएंगे। और यह इसलिए भी जरूरी है, मैं आपको फिर बताता हूं, क्योंकि जब आप खुद अपना बनाया हुआ माल खुद इस्तेमाल करेंगे तभी आप उसे बेहतर बना पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि क्यों आपको विकसित राष्ट्र बनने के लिए स्वदेशी का मंत्र अपनाना पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, आपको प्रतिस्पर्धी बनाता है। मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में अभी एक रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन के और पाकिस्तान के मिसाइल्स और उनके जहाजों को मार गिराया। और आपको पता है कि ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने कितने में बनाया? उसे बनाने वाले वैज्ञानिक ने कहा कि ये दुनिया की सबसे सस्ती एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसकी लागत, उसे डेवलप करने की लागत पता है आपको कितनी? 500 करोड़ रुपए से कम। 500 करोड़ रुपए से कम। इतने में तो अमेरिका का जहाज छोड़िए, आपको एक हेलीकॉप्टर ढंग का नहीं मिलेगा मिलिट्री का। आपको पता है कि राफेल की कीमत कितनी है? एक राफेल की कीमत है 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए, और हमने उससे 1/3 कीमत में, 1/3 लागत में हमने दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया। यह है भारत की ताकत, यह है स्वदेशी की ताकत। और इसलिए आपको स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी फैक्ट्रियां, स्वदेशी उत्पाद, प्रोडक्ट आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब अपने यहां बनाएंगे, जब आप अपने यहां टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, तो दुनिया के मुकाबले हमारे यहां प्रतिभाएं चूंकि ज्यादा है, हम ज्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। और जब आप सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, सस्ता प्रोडक्ट लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे, तभी अपना माल पूरी दुनिया में बेच पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि स्वदेशी पर जोर देना पड़ेगा। भारत को अगर 2047 तक आजादी के 100 साल पूरे होने के पहले अगर विकसित राष्ट्र की कतार में खड़े होना है, तो स्वदेशी के रास्ते पर चल के ही होगा, और उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं। और अब आपको मैं बताता हूं अगली स्टोरी। आपको ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब स्वदेशी मंत्र की बात करते हैं तो उसकी एक वानगी जरा देखिए। पीएम जब लोगों से अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो यह मंत्र सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है, यह सरकार के फैसलों में भी स्वदेशी का मंत्र आज गूंज रहा है। और एक बड़ी खबर आपको यह बताता हूं, खबर यह है कि भारत ने खुद का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बनाने का फैसला किया है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बेचने के लिए अमेरिका लंबे समय से भारत पर डोरे डाल रहा था, और रूस तो 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बेचने के साथ साथ उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार बैठा है।
लेकिन भारत ने फैसला किया है कि अब हम अपने लिए जो AMCA है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, ये अब हम अपने दम पर बनाएंगे। अपने बूते 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को आसमान में उड़ाएंगे और चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इंडियन एयरफोर्स के AMCA स्क्वाड्रन के शामिल हो जाने के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितना ताकतवर फाइटर जेट होगा, इसको जरा पहले समझिए। तो ये जो फाइटर जेट होगा, ये एकदम एडवांस स्टील्थ पावर से लैस होगा। और इसका मतलब यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में बहुत ही कारगर होगा और दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। AMCA की इस ताकत को लो रेडार क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। और भारत का यह फैसला आज की तारीख में डिफेंस की दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज है। अमेरिका अरसे से भारत को अपनी 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान F-35 को बेचने की फिराक में लगा हुआ था। वहीं रूस एक कदम आगे बढ़कर 5th जनरेशन का जो फाइटर है उसके पास, उसकी टेक्नोलॉजी तक भारत को देने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन भारत ने दोनों देशों के ऑफर को अपने पॉकेट में रखा और तय किया कि अपना AMCA हम खुद बनाएं। भारत ने जिस AMCA के मॉडल को फाइनल किया है, उसमें 2 इंजन लगे हैं और इसकी रफ्तार मैक 1.8 होगी, यानी कि यह आवाज की रफ्तार से करीब करीब 1.25 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरेगा। और यह कितना ताकतवर होगा, इसको भी समझिए। और जब मैं कह रहा हूं कि यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा, तो यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह सिर्फ फाइटर जेट ही स्वदेशी नहीं होगा, इस पर जो हथियार लगाए जाएंगे, जो वेपन सिस्टम लगेगा, वो भी पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। क्योंकि इसमें अस्त्र, ब्रह्मोस NG और रुद्रम जैसी मिसाइलें लगाने का प्लान है। और इस फाइटर जेट की जो रेंज होगा, वो कहा जा रहा है कि 1000 किलोमीटर होगा। यानी इसकी रेंज में पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन का भी एक बहुत बड़ा इलाका आ जाए। इस एडवांस फाइटर जेट को DRDO और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये दोनों मिलकर तैयार करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे और इसका प्रोडक्शन करेंगे। और इसकी डेडलाइन रखी गई है 2030 तक। और ये भारत के एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जो ताकत है, ये उसका प्रतीक होगा। भारत के स्वदेशी अभियान का एक प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और आपने देखा होगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो एंसिलियरी सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब कि एक छोटा मोटा सुरक्षा की चुनौती है। असली जो चुनौती है वो तो चीन है। और उसी अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को चाहे तो भारत चुटकी में मसल सकता है। इसीलिए आज भारत पाकिस्तान को नहीं, चीन को नजर में रखकर अपने वेपन्स तैयार कर रहा है, अपने हथियार तैयार कर रहा है। और चीन के पास पहले से ही J-20 और J-35A जैसे 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट हैं। और अब खबर यह है कि यही फाइटर जेट J-35A, जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये जेट 2026 तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन इससे भारत को कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन से मिले फाइटर जेट और एयर डिफेंस का भारतीय सेना ने क्या हाल किया और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे कैसे ध्वस्त किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे पूरी दुनिया देख चुकी। इसीलिए चीन पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम लगाने में अब लगा हुआ है। वो अपने J-35A स्टील्थ जेट को पाकिस्तान को आधी कीमत पर 50% डिस्काउंट पर बेच रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में चीन के J-10C और HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है और J-10C जो कि उसका 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है,
इन दोनों को हमने मार गिराया, तबाह कर दिया। और HQ-9 जो कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम है चीन का, उसे तो हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने, यानी कि जो आसमान में हॉवर करते रहते हैं ड्रोन्स और जो कि बारूद से लैस होते हैं, एक्सप्लोसिव से लैस होते हैं, उन्होंने मार गिराया। हमने, हमारे छोटे छोटे ड्रोन ने उनके इतने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम की बखिया उधेड़ दी, उसे ध्वस्त कर दिया, उसके सारे रडार फेल हो गए, उसके हथियार फिसड्डी साबित हुए। और अब चीन अपना J-35A उसको आधे दाम पर बेचकर एक तरीके से अपनी इज्जत बचाने में जुटा। लेकिन J-35A के बारे में एक बात याद रखिए कि अगेन ये मेड इन चाइना वाला माल है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और ऑपरेशन सिंदूर में दिखा कि उसके हथियार कैसे दो कौड़ी के साबित हुए। दूसरी तरफ जो भारत AMCA बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यह भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह जेट न सिर्फ दुश्मन को जवाब देगा बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि भारत की तकनीक का कोई दुनिया में जोड़ नहीं। अभी तक दुनिया में 3 ही देश हैं जिसके पास की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। पहला देश अमेरिका है जिसके पास F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट है, और ये दोनों ही दुनिया के बहुत ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक माने जाते हैं। दूसरा देश चीन है। चीन के पास J-20, जिसे माइटी ड्रैगन कहते हैं, वो है, और इसके अलावा उसके पास J-35A है। ये दोनों 5th जनरेशन के फाइटर जेट माने जाते हैं। और जो तीसरा देश जिसके पास 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है वो है रूस, और उसके पास सुखोई, जिसको कि Su-57 कहा जाता है, सुखोई 57 विमान है, और यह भी अपने आप में दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक। अब ऐसे में AMCA को तैयार कर लेने के बाद अगर अपने दम पर हम अपना AMCA तैयार कर लेते हैं तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास स्वदेशी या जिसके पास अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। हालांकि इसकी राह में बहुत सारी चुनौतियां भी है, और हमारा जो पुराना साथी, भरोसेमंद साथी रूस है, वो इस मामले में एक बड़ा ऑफर दे चुका है। रूस ये चाहता है कि भारत उसके Su-57 जो उसका स्टील्थ फाइटर जेट है उसको खरीदे, और इस खरीद के समझौते के साथ वो इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को देना चाहता है ताकि उसका उत्पादन हम भारत में कर सकें। रूस का कहना है कि Su-57 को भारत उसी तरीके से अपने यहां बना सकता है जैसे कि हम Su-30 अपने यहां बनाते हैं। आपको पता होगा कि भारत Su-30 MKI हम अपने यहां इसको प्रोड्यूस करते हैं। रशियन फाइटर जेट, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमारे से भारत को ट्रांसफर की जा चुकी है और उसका प्रोडक्शन भी हम अपने यहां करते हैं। उसी तरीके से Su-57 भी रसिया चाहता है कि हम अपने यहां बनाएं, और ये भारत और रूस का जो ज्वाइंट वेंचर है वो बहुत ही कारगर और बहुत कामयाब रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने कैसे दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। हैरान रह गई दुनिया उसके प्रेसिजन को देखकर, उसकी ताकत को देखकर। और ये ब्रह्मोस भी भारत और रूस का एक ज्वाइंट वेंचर है। जैसे Su-57 स्टील्थ जेट अगर भारत अपने यहां बनाता है तो एक तरीके से उसे इसके डेवलपमेंट पे जो समय लगने वाला है, इसकी टेक्नोलॉजी विकसित करने में जो समय लगने वाला है, वो हम बचा लेंगे, और बहुत कम समय में हम इसे अपने यहां प्रोड्यूस करने लगेंगे, और जो हमारी रक्षा की चुनौतियां हैं उसका हम ठीक तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की जो चुनौती है वो बड़ी है, और उसमें बड़ा समय लगता है उसकी टेक्नोलॉजी विकसित करने में। लेकिन अगर हमारा भरोसेमंद दोस्त अगर हमें वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है तो हम चाहें तो उससे वो टेक्नोलॉजी लेकर उसे अपने यहां भी बना सकते हैं। और पिछले साल फरवरी में बेंगलुरु में जो एयर शो हुआ था, जिसको कि एरो इंडिया शो कहा गया था,
वो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो था। और इस एरो शो में जो SU-57 के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भारत का नाम लिए बगैर कहा था कि भारत रूसी जेट अगर खरीदता है तो उसे न तो प्रतिबंधों की चिंता करनी होगी और न ही कल पुर्जों का इंतजार करना होगा। यानी कि उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, वो साफ साफ संदेश था कि भारत अगर SU-57 खरीदता है तो उसे 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है वो तुरंत मिल सकता है और वो मेड इन इंडिया भी होगा। और जैसे कि आज ब्रह्मोस जो कि भारत में बनता है, इसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया के लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। बहुत सारे देश, 17 से ज्यादा देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। बहुत मुमकिन है कि हम रशियन टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम जल्दी से जल्दी 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाकर उसे दुनिया को भी बेच सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम रूस के इस ऑफर को अपनाते हैं या हम AMCA अपने दम पर ही बनाने का फैसला करते हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि ये भारत के लिए उसके आत्मविश्वास का भी इम्तिहान है और जिसमें कि हमको 100% नंबर के साथ पास होना है और पूरी दुनिया में भारत के स्वदेशी अभियान का परचम लहराना है। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।